तो देखिए ये जो इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये यूपीएससी के लिए भी वैलिड है, क्योंकि यूपीएससी का ही सारा सिलेबस स्टेट पीसेस भी पिक करते हैं। तो हम यूपीएससी वाले सिलेबस को, जो स्टेट पीसेस जनरली उसी में से इमिटेट करते हैं, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। एक दफे मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव इसमें बिल्ड करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी जनरली लोग अप्रोच नहीं कर पाते। देखो सिक्योरिटी अलग चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी अलग चीज है। अगर हम बोलते हैं कि देश आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो मल्टीपल टाइप की वो सिक्योरिटी है। वो एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो इंटरनल थ्रेट से। ये वाला जो सिक्योरिटी का फीचर है, क्योंकि एज एन सिविल सर्वेंट क्यों हमें आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हम इस पूरा जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, ये सिविल सर्वेंट बनने के लिए हमें पुलिस सर्विसेज में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, मल्टीपल तरह की सर्विसेज में जाना है, तो देश के अंदर काम करना है। तो इसलिए इंटरनली अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बिल्ड करता है, उसीलिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ाया जा रहा है। अब मल्टीपल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी अब है ना, अगर कोई कहता है मेरे को यार फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सब इसके एम्बिट में नहीं आता कि एनवायरमेंट सिक्योरिटी है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी, वो इसके एम्बिट में नहीं है। एक देश को और उस देश के नागरिकों को देश के भीतर से क्या थ्रेट फील हो रहा है इन अ फिजिकल वे, है ना, तो वो सारा जो है इंटरनल सिक्योरिटी का डोमेन हमारा कंसीडर किया जाता है। क्लियर हुई बात? अब देखिए अभी इसी इंटरनल सिक्योरिटी का एक बार हम लोग सिलेबस को गो थ्रू कर लेते, और थोड़ा सा हैंग हो रहा है गेस, तो सिलेबस को गो थ्रू कर लेते, उससे आप इंटरनल सिक्योरिटी के डोमेन को समझेंगे। अब देखिए ये एज इट इज ये सिलेबस है, मैं इसको रीड करूंगा और अभी बहुत ज्यादा सिलेबस को नहीं समझाऊंगा। एक बार जब मैं सिक्योरिटी समझाऊंगा, सिक्योरिटी के डायमेंशन समझाऊंगा, फिर इन्हीं स्लाइड को रिविजिट करेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी के कंटूर्स को समझेंगे। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के कंटूर को जितना इजीली और अच्छे से आप लोग समझ पाए उतना जो है बेटर रहेगा। एक तो इसका जो माउस काम नहीं कर रहा। देखिए अब बहुत पहला टॉपिक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देश में डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंसर्जेंसीज है। इंसर्जेंसी का मतलब है लोगों ने हथियार उठा लिए सरकार के अगेंस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स हैं एक दूसरे से और सरकार के साथ, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। कश्मीर में लोगों ने हथियार उठा लिए। पंजाब में कुछ चुनिंदा ग्रुप है जो अब खालिस्तान इशू को बिल्ड कर रहा है। पहले भी बिल्ड हुआ था इशू, आजकल फिर बॉइल अप हो रहा है इन अ वेरी स्पोरेडिक मैनर और इन अ वेरी फ्यू पॉकेट्स। तो वहां पर भी एक इंसर्जेंसी का राइज देखने को मिला। एक इंसर्जेंसी हमें इंडिया के नक्सल बड़ी से जो स्टार्ट हुआ था और छत्तीसगढ़ झारखंड जिसके पिवट बने हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा जिसके पिवट बने हैं, उस रीजन को जिसको आज रेड कॉरिडोर बोला जाता है, यहां लाल रंग से दर्शाया भी गया है, यहां पर भी जो है सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है, इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है। तो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म होता है जब व्यक्ति बिल्कुल ही एकोमोडेट नहीं किया जा सकता उसकी डिमांड के साथ और वो एक एक्सट्रीमिस्ट हो गया, बिल्कुल ना एक्सट्रीम एंड पे चला गया है, तब उसको एक्सट्रीमिज्म बोलेंगे। तो डेवलपमेंट का एक्सट्रीमिज्म के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पुलिस ऑफिसर, है ना, इन एनी डोमेन हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है यहाँ के नागरिकों को। अगर उन सर्विसेज से नागरिकों को डिप्राइव रखा जाएगा बहुत लंबे टाइम तक, तो डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इसमें रोड है, रेलवेज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। तो अगर सर्विसेज से लोगों को डिप्राइव रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फेडअप हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उसी फ्रस्ट्रेशन के प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में दे विल गोइंग टू रेज देयर आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उसी को बोला जाता है एक्सट्रीमिज्म। तो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का क्या रिश्ता है? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वहीं से बिल्ड अप हो रहा है। जैसे मैंने 3-4 उदाहरण यहां आपको दिए, अभी और ब्रॉडर कंटूर में भी इंटरनल सिक्योरिटी को समझेंगे। अब एक्सटर्नल स्टेट का क्या रोल है और नॉन स्टेट एक्टर्स का होता है। शब्द दे रखे हैं, देखिए, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने जैसे बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है अंदर से इनसिक्योरिटी का जो एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है उसको बाहर से बैठा हुआ स्टेट का मतलब है कोई देश। चाइना कैसे इंपैक्ट करेगा, यूएसए कैसे इंपैक्ट करेगा, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो कि स्टेट का सिंबल है वो कैसे इंपैक्ट करेंगी। तो ऐसे ही जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट कैसे इंपैक्ट करेगी, तो ये जो स्टेट के सिंबल्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी फौज है, उनकी गवर्नमेंट है, वो कैसे देश के अंदर एक इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान के जो अभी जो एग्जिस्टिंग आर्मी ऑफिसर हैं और जो सबसे उच्च पद पे इस टाइम पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कई दफे जो है ऐसी इरेशनल स्टेटमेंट्स दी हैं और ऐसी स्टेटमेंट दी है जो भड़काऊ स्टेटमेंट है इंडियन मुस्लिम्स के लिए। तो इस तरह की अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेट कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहा है।
है ना। और ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है जैसे इंडियन मुजाहिदीन है, बाहर से कोई एजेंसी बैठी है वो यहाँ उसकी जो है तारीख खींच रही है। एक नॉन स्टेट एक्टर होते थे ISIS, इंडिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये एक ग्रुप बना था। तालिबान एक ग्रुप बना है। तो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो स्टेट के सिंबल नहीं है, और ये जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये लोगों को भड़का सकते हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एक कम्युनल राइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया क्या है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये सारा साउथ एशिया है। तो जो साउथ एशियन 8 नेशंस हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का रीजन है वो है इन सभी के अंदर, वर्ड याद रखना, प्लूरलिस्टिक कम्युनिटीज रहती हैं। प्लूरलिस्टिक कम्युनिटीज का मतलब है हर देश के अंदर हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। पाकिस्तान में भी मिलेंगे, अफगानिस्तान में भी मिलेंगे, भारत में भी मिलेंगे, श्रीलंका में भी मिलेंगे। अब मल्टीपल आइडेंटिटीज के लोग एक ही देशों में, हर देश के अंदर रह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हिंदू जो है 2011 सेंसेक्स के मुताबिक जो है 80% संख्या में है, 79 पॉइंट समथिंग है, 80% है। मुसलमान 14% है। हिंदू मेजोरिटी, मुसलमान माइनॉरिटी। हिंदू ने मुसलमानों के अगेंस्ट कोई ना कोई एट्रोसिटीज कर दी। अब क्योंकि मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी में, लेकिन बांग्लादेश में मेजोरिटी में, पाकिस्तान में मेजोरिटी में, अब वो कहेंगे यहाँ हिंदू के 10 घर है, इनको जला देते। तो इंडिया के अंदर हुई प्रॉब्लम का स्पिल ओवर आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो गया। एक और उदाहरण देखिए, श्रीलंका के अंदर बौद्ध जो है वो मेजॉरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में। वहां के बुद्धिस्ट ने, श्रीलंका के बुद्धिस्ट ने वहां के माइनॉरिटी मुस्लिम के ऊपर कोई एट्रोसिटी कर दी। वो एट्रोसिटी इंडिया में पहुंच गई। इंडिया में क्या है, महाराष्ट्र के अंदर जो है हमें देखने को मिला कुछ बौद्ध समुदाय थे, उनको मुस्लिमों ने परेशान करना शुरू कर दिया कि हमारे मुस्लिम भाइयों को तुमने श्रीलंका में परेशान किया। तो ये क्या होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट। क्योंकि यहां पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एनवायरनमेंट, साउथ एशिया का एनवायरनमेंट सबसे बेकार हो रखा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर सोसाइटी इज एट ऑल टाइम लो, कि जिंदा लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन जलाया जा रहा है। हिंदू को जलाया जा रहा है पाकिस्तान तो बांग्लादेश के मुसलमानों द्वारा। लेकिन इंडिया में लोग पढ़े लिखे, तो इंडिया में उसका स्पिल ओवर उतना देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यही एट्रोसिटी अगर इंडिया में हुई होती तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी जगहों पे ये उसके स्पिल ओवर देखने को मिलते हैं। तो बाकी सारे स्टेट के कंपैरेटिवली, बाकी सारे नेशन के कंपैरेटिवली इंडिया में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सहनशील हैं, समझदार हैं, उनके स्पिल ओवर इंडिया में जल्दी नहीं आते। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो उसके स्पिल ओवर आपको पूरे साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे। तो इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट कई बार ऐसे काम कर सकते हैं कि ये इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं भारत के अंदर, इंटरनल इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सक्षम है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे, आगे जाके पूरा यूनिट है, एक एक यूनिट को हर क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये यूनिट है, तो ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये अकेली 3 घंटे की यूनिट है, जो कि मैं सेकंड या थर्ड, कल या परसों की क्लास में लूंगा, क्योंकि बड़ा विस्तार का टॉपिक है। पहले मैं चाहता हूँ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक कर ले, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, उसके बाद बड़े टॉपिक में हाथ डालेंगे। ऐसे ही स्टेट ऑफ, अब स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन्हीं के अंदर से कहीं ना कहीं रिलेट होकर निकलेंगे, मैं पढ़ाऊंगा भी। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग साइट, ये बहुत फ्लेयरिंग टॉपिक है इस टाइम पे, ये मैं कल की क्लास में पिक करने वाला हूं या परसों की क्लास में पिक करने वाला हूं। तो सोशल मीडिया कैसे इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, अभी उदाहरण भी दूंगा मैं आपको, उससे आपको बात समझ आएगी। तो ये सारे मोटा मोटा हमारे टॉपिक हैं जो हम लोगों को कवर करके चल रहे हैं। अब देखिए, बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये अपने आप में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारी, साइबर वॉरफेयर चल रहा है। अब जैसे कैसे बाहर से कोई स्टेट, अब साइबर सिक्योरिटी हम इंटरनल सिक्योरिटी में क्यों पढ़े, कि कैसे इंडिया के अंदर एक इंटरनल इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर अटैक कौन कर रहा है, बाहर से कोई कंट्री कर रहा है, या कंट्री नहीं कर रहा तो वहां पे कोई बैठा हुआ बंदा कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर हो गया। भारत के अंदर कोई नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है, उसने गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर दी मान लीजिए, तो एक इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ऑनलाइन है, अगर उसको किसी ने पैरालाइज कर दिया तो सारा इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देता हूं, कल का चंडीगढ़ का 28 जनवरी को एक प्रो खालिस्तानी व्यक्ति ने क्या किया, चंडीगढ़ के सारे ही स्कूल्स के अंदर, तकरीबन 15-16 स्कूल्स के अंदर एक बॉम्ब की जो है थ्रेट ईमेल भेजी कि मैं 10:10 में चंडीगढ़ के सारे ये 15-16 स्कूलों की लिस्ट है, इसके अंदर बॉम्ब जो है ब्लास्ट करने वाला हूं, क्योंकि आप जनगण मन गाते हो जो कि नेशनल एंथम है, अब से आप एक खालिस्तान का नारा में दे रहा हूं, उसको गाया करो स्कूल में।
तो उससे क्या हुआ, इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। कैसे हुआ, साइबर सिक्योरिटी, वी नीड साइबर सिक्योरिटी, कि इस तरह की ईमेल फटाफट उसको ट्रेस करना, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना और एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो साइबर सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाया जा रहा है कि पैनिक का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। अगर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैक हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हैक हो गए, डैम्स सारे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारी चीजें, ये हैक हो गए तो कितना सारी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, इसलिए इसको इस एम्बिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग पूरा एक टॉपिक है, हवाला सिस्टम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी पैसे को छुपा के भारत तक पहुंचाया जाता है, उससे क्राइम किया जाता है। जैसे कश्मीर के अंदर जो लोग पहले स्टोन पेल्टिंग के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल थे, तो माना जाता था बाहर से बहुत ज्यादा पैसा फ्लश इन किया जा रहा है इंडिया में इस तरह की एक्टिविटी को फ्लेयर अप करने के लिए। तो पैसा पूल अप किया जाता था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को आजाद करवाना है, कश्मीर में जो है लोग घुट रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्टिफल किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है पैसे की जरूरत है। तो पूरे मुस्लिम समुदाय के जो देश हैं पूरे दुनिया भर के अंदर, जो गल्फ के नेशंस हैं, जो वेस्ट एशिया है, वो पैसा पूल इन करते थे, वहां के लोगों को पूल इन करवाया जाता था कि आपकी जिम्मेदारी है हमारे मुस्लिम भाइयों को बचाने की। तो वो क्या, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा भारत में आता है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि पैसा चाहे बाहर से आ रहा है, इनसिक्योरिटी भारत के अंदर क्रिएट की जा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी पूरा इसके विस्तार में पढ़ेंगे तो आपके थोड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा। उस पर्सपेक्टिव से आप ऐसे अच्छा लिखेंगे, यूपीएससी के अंदर ऐसे भी इसमें से आते, स्टेट सर्विसेज में भी आते। साथ ही साथ इसी पर्सपेक्टिव की वजह से आपको बाकी सारे टॉपिक बड़े कनेक्टिंग वे में समझ आएंगे, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि इन जनरल सिक्योरिटी में कोई करता नहीं, सीधा लूज टॉपिक्स पढ़ा देते हैं। लेकिन आप उसके मैक्रो कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए, उसके पूरे इकोसिस्टम को समझ गए, तो आपको माइक्रो टॉपिक मैनेज करने बहुत सरल हो जाते हैं। देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ये आज मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला। सिक्योरिटी चैलेंजेस का क्या मतलब है, बॉर्डर एरिया से, अब जैसे मैंने बोला बॉर्डर एरिया से नॉन स्टेट एक्टर है, उन्होंने हथियार भेज दिए तो स्मगलिंग कर दी। जैसे पंजाब इज नोन फॉर नार्को टेररिज्म, नार्को इज ड्रग्स टेररिज्म, कि उस ड्रग्स के पैसे से, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, ये भी पढ़ाना है मैंने। ऑर्गेनाइज क्राइम किया, पैसा कमाया, क्यों, क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट करना था, टेररिज्म के लिए पैसा लगता है। पर डे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 1 से 2 करोड़ की स्पेंडिंग हो रही है कि आपको फौजियों को तैयार, टेररिस्ट जिनको बोल रहे हैं, इंसर्जेंट को तैयार करना है, हथियार भेजने, ट्रेनिंग करवानी है, फूड सप्लाई करनी है, उनको इंश्योर नौकरी है वो एक आपकी, कि आपको महीने की पगार मिलेगी इंसर्जेंसी करने के लिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो और एक व्यक्ति नहीं रखा जा रहा, हजारों लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, तो पैसा लगेगा। उस पैसे को पूल अप किया जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम। तो कुछ पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पूल अप करके भारत में भेजा जाता है, कुछ पैसे को ऑर्गेनाइज क्राइम, यहीं पे ड्रग्स बेचे, पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया। पंजाब और जेएनके का जितना भी टेररिज्म है वो बॉर्डर मैनेजमेंट, पुअर बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से चल रहा है। इंसर्जेंसी, अगर जैसे एक इंसर्जेंसी है, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का क्या लेना देना है, जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया है, जो हमारा रेड कॉरिडोर है, वहां पे एनुअल बेसिस पे 1000 करोड़ जो है बिल्डअप किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि वहां की इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया जा सके। कहां से ये 1000 करोड़ आ रहे हैं, अब ये तो बॉर्डर एरिया पे नहीं बैठे, ये क्या करते हैं, वहां की माइंस के मिनरल्स को बेचते हैं, वहां के कॉन्ट्रैक्टर से जो है एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसे का एक्सटॉर्शन चार्जेस लेते हैं। वहां पे कोई भी जो है अमीर आदमी है, एमएलए है, वहां पे ब्यूरोक्रेट है, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। तो इन्होंने एक्सटॉर्शन के तरीके अपना रखे हैं, और वहां पे जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तेंदू लीव्स हैं, इतने सारे मिनरल्स हैं, उनको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, उस पैसे से टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में तालिबान ने जो अपने तालिबान मूवमेंट है उसको स्पॉन्सर करने के 2 तरीके थे, 3 तरीके थे। सबसे पहला, इतने सारे हथियार वहां पर हैं, क्यों, क्योंकि 20 से 25 साल वहां पे जो है कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे पैसा फ्लशिंग किया गया यूएसए द्वारा, बहुत हथियार है उन लोगों के पास, उस हथियार को वो बेचते हैं। रशियन हथियार, जब रशियन वापस गए तो बहुत सारे हथियार छोड़ गए, उन हथियारों को बेचते हैं, उन हथियारों से वो पैसा कमाते हैं, वो हथियार पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से वो हथियार भारत के अंदर टेररिस्टों को दिए जाते हैं, इंसर्जेंट को दिए जाते हैं। तो वो पैसा कमाया तालिबान ने, कैसे, हथियारों को बेच के। फिर वहां पे ओपियम, अफीम जो है बेचा जाता है। फिर वहां पे तीसरा है ऑयल बेचा जाता है। तो ये 3 चीजों से जब उन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे से अपने टेररिज्म को, तालिबान मूवमेंट को स्पॉन्सर किया। सेम ऐसा ही है, यहां पर भी इन्हीं रिसोर्सेज को बेच के पैसे को इकट्ठा किया जाता है और उससे टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जाता है। इसलिए हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी टेररिज्म है। जैसे मैंने बोला, टेरर का मतलब क्या, भय का वातावरण पैदा करना। जैसे कल चंडीगढ़ के अंदर 15 स्कूलों की जो है थ्रेट ईमेल आई और पूरे चंडीगढ़ के अंदर पैनिक का एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, पूरे चंडीगढ़ में। अब
जरूरी थोड़ी कि स्कूल में बॉम्ब फटेगा, उन्होंने तो जान के उस जगह पे बॉम्ब नहीं फटेगा जहां वो बोलेंगे, तो लोग डर गए, उन्हें लगा अच्छा कॉलेज में फट सकता है, अच्छा किसी सरकारी दफ्तर में बम फट सकता है अगर लिखा ही है, तो उन्होंने तो जान के स्कूल को झूठ लिखा होगा, बाकी जगह फोड़ देंगे क्योंकि सारा टेंशन वहां चला जाएगा। तो क्या हुआ, एक भय का एनवायरमेंट क्रिएट हो गया कि कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। तो टेरर, इस टेरर को स्पॉन्सर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में पैसा कमाया जाता है ताकि टेररिज्म को सपोर्ट किया जाए। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज क्राइम भी पढ़ना पड़ता है ताकि उससे इंटरनल इनसिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को बिल्डअप किया जाता है। तो ये सारा जो सिलेबस है बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है और बहुत अच्छे सिलेबस है, जिससे आपके बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव बिल्ड होते हैं। और डेली के बेसिस पे सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी अखबार में कोई ना कोई आर्टिकल आपको इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलता है और कोई ना कोई आर्टिकल आपको इंटरनल सिक्योरिटी में भी देखने को मिलेगा। लास्ट इज सिक्योरिटी फोर्सेस, देयर एजेंसी, कि कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, क्या उनका मैंडेट है, कैसे वो ऑपरेट करती है, बड़ा फैक्चुअल सा एरिया है, इसके मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, टीच नहीं करूंगा, राइट। तो ये मोटा मोटा सा सिक्योरिटी भी बताया। अब इसको विस्तार में हम लोग एक एक पहलू के ऊपर लाइट डालेंगे। क्लियर बात? चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी को समझते कि है क्या। ये तो अभी मैंने सिलेबस को डिस्कस किया, उसी सिलेबस के कारण मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी को समझाने का आपको प्रयास किया है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा इसमें माइक सेल का प्रावधान करते हैं, सेल इसके ऑपरेट नहीं हो रहे, रिमोट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके इसमें। तो चलिए अब देखो, इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी को समझो कि किसको किससे भय है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये दो डायग्राम होपफुली आपको काफी दिखाई दे रहा है, मैंने डार्क शेड यूज किया है, भारत का मैप है डार्क शेड के अंदर है, कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी का, इसको लिख लो, इंटरनल सिक्योरिटी का मोटा मोटा मतलब, अब तो बाकी डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा जो पेपर में लिखने लायक है, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग के लिए, द पीपल एंड गवर्नमेंट बोथ शुड फील सेफ। नॉट ओनली, इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल, कि केवल लोगों को भय नहीं है, सरकारों को भय है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कश्मीर में लोगों ने हथियार उठा लिए या खालिस्तान मूवमेंट और जोर पकड़ लेता है और गवर्नमेंट इसको टाइम से नहीं निब करती है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और जोर पकड़ लेता है, तो किसको भय है? हमें थोड़ी भय है, सरकार को भय है, सरकार को डर है। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, सरकार भी एक विक्टिम है, सरकार को भी डर है और लोगों को भी डर है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपल शुड फील सेफ। पीपल को किससे भय है, लोगों को किससे भय है? एक तो लोगों को भय, सबसे पहला भय किससे? सरकार से। सरकार भी तो भयभीत करती है। आपको फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट दिए गए? दो लोगों के, सरकार के अगेंस्ट दिए गए। राइट टू इक्वालिटी किसके अगेंस्ट दिए गए? सरकार के अगेंस्ट। राइट टू इक्वालिटी किसके अगेंस्ट दिए गए? कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो लोगों को किससे डर है? गवर्नमेंट से। लोगों को डर किससे है? पीपल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनल राइट्स हो गए, जैसे कुछ साल पहले 2014 के अंदर हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट के बीच में कम्युनल राइट्स हो गए। जाटों को रिजर्वेशन चाहिए, जाट सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई पंजाब के जट आज बोले कि 100 एकड़ जमीन भी, किले जमीन भी कम पड़ रही है, हमें जो है रिजर्वेशन दो, हम तो सरकारी नौकरी में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और वो ऑलरेडी वेल ऑफ और वेल टू डू कम्युनिटी है, तो वो रिजर्वेशन की बात नहीं कर सकती। सिमिलरली अचानक से हरियाणा के जाटों को याद आया कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उन्होंने बहुत बड़े स्केल में जो है नॉन जाट के अगेंस्ट जो है मोर्चा खोल दिया, दुकानें जला दी, लोग जला दिए, बहुत मारकाट हुई, कई टाइम तक कर्फ्यू रहा। 2014 की बात है। तो ये क्या हुआ? कम्युनल राइट्स, कम्युनिटी, दो कम्युनिटी, जाट एंड नॉन जाट, दो कम्युनिटी भिड़ गए। ऐसे ही असम में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, उसका नाम है बूडो, BODO। उनका एक एरिया भी है बूडो में। 1971 के दौरान जब बांग्लादेश के अंदर जैसे आजकल प्रॉब्लम चल रही है, 1971 में भी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू वहां से भाग भाग के आने लग गए और भारत में 1 करोड़ लोग 10 सालों के अंदर आ गए। अब 1 करोड़ तो बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। वो सारे बूडो के एरियाज में घुस गए, धीरे धीरे उनकी मेजोरिटी हो गई, आधार कार्ड बन गए, वोट डाल रहे, अपनी सरकारें बना रहे। बूडोज उनसे परेशान है क्योंकि वो वहां के एबोरिजिन्स हैं, ओरिजिनल निवासी हैं, इंडिजिनस है। बाहर के आए हुए नए मुस्लिम बांग्लादेशी वोट करके अपने लीडर बना रहे और उनके राइट्स को हैम्पर कर रहे। तो बूडो वर्सेस नॉन
वर्सेस आउटसाइडर के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिटी क्लैश हो गया, कम्युनल वायलेंस, दो कम्युनिटी आपस में लड़ गई। मुजफ्फरनगर 2013 यूपी के अंदर दंगे, गुजरात के अंदर दंगे। तो ये जो राइट्स लाइक सिचुएशन है, जो लोगों का लोगों के साथ एक दूसरे के साथ भिड़ना है, लड़ना है, इसको से भी इंटरनल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का, इनसिक्योर, फियर, डर, एक डर का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो लोगों को किससे डर है? सरकारों से। लोगों को किससे डर है? लोगों से। लोगों को किससे डर है? लोगों को डर है नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है जैसे अभी दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, नॉन स्टेट एक्टर, एक टेररिस्ट ग्रुप ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, लोगों के अंदर भय का एनवायरनमेंट पैदा हो गया, तो नॉन स्टेट एक्टर। तो नॉन स्टेट एक्टर जैसे जितने भी ये जो है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन लोगों का बहुत ज्यादा इसके अंदर योगदान है। तो नॉन स्टेट एक्टर भी परेशान करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनसे लोगों को भय का एनवायरनमेंट पैदा होता है, तो दे डू नॉट फील सिक्योर। तो व्हेन दे डू नॉट फील सिक्योर, तो इनसिक्योरिटी, इन्हीं को सिक्योर करना इज इंटरनल सिक्योरिटी, कि मेक पीपल सिक्योर। तो कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, है ना, पीस एंड ऑर्डर होना चाहिए, लॉ एंड जस्टिस होना चाहिए, तो उससे लोग जो है सिक्योर फील करेंगे, पहली बात। तो इसके अंदर क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? पीपल एंड गवर्नमेंट शुड फील सिक्योर। तो पीपल इन दिस वे आर गोइंग टू फील सिक्योर। नाउ कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट। तो भारत मैंने बनाया हुआ, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का एक सिंबल है। अब भारत को, सरकार को किससे खतरा है? सरकार को पहला खतरा है बाहर की सरकारों से, एक्सटर्नल एग्रेशन, कि भाई चाइना ना आक्रमण कर ले, पाकिस्तान ना आक्रमण कर दे, यूएसए ना आक्रमण कर दे, तो सरकारों से खतरा है। तो सरकार को सरकारों से खतरा है। दूसरा, सरकार को भी खतरा है नॉन स्टेट एक्टर से। नॉन स्टेट एक्टर ये सब क्यों कर रहा है? लोगों को तो डराया जा रहा है, लेकिन टारगेट क्या है? सरकार। अगर नक्सलाइट्स ने हथियार उठाए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? फौजियों को मार रहे हैं। फौजी किसका सिंबल है? सरकार का सिंबल है। कश्मीर के अंदर पठानकोट अटैक के अंदर इतने सारे जो हमारे अटैक हुए, पुलवामा अटैक के अंदर किसको मारा जा रहा है? लोगों को मारा जा रहा है, सरकार के सिंबल को, फौजियों को मारा जा रहा है, ब्यूरोक्रेट को मारा जा रहा है, पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या है? नॉन स्टेट एक्टर से सरकारों को खतरा है, सरकार के इंस्टीट्यूशंस को खतरा है। फॉर एग्जांपल कि आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन, इज अ सिंबल ऑफ गवर्नमेंट, उसको खतरा है। तो गवर्नमेंट को नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से खतरा है, सरकार को लोगों से खतरा है। लोगों से कैसे? फॉर एग्जांपल कि सरकार ने, एग्जांपल के तौर पे सोशल मीडिया का मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोशल मीडिया में जो है हम लोगों ने क्या किया कि एक कैंपेन चलाया दिल्ली के अंदर कि भाई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रही, ऊपर से जो राज्य सरकार, स्टेट, दिल्ली एज अ स्टेट है, उसके खुद चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर रैंडम इलिटरेट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है, एक्यूआई इंडेक्स की मशीन खराब है, वो गलत एक्यूआई दिला रही है, इतना बढ़िया तो मौसम हो रहा है। तो इस तरह के रैंडम स्टेटमेंट है जो बिल्कुल अनपढ़ों वाली स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया के माध्यम से एक इन्होंने बोला कि आज संडे को शाम को 5 बजे इंडिया गेट पे हम लोग जो है रोष प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे लार्ज स्केल पे, और जो है सरकार से मांग करेंगे कि दिल्ली का पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कर्व किया जाए। अब बहुत सारे लोग अचानक से बिना सरकार को बताए, सरकार को पता ही नहीं था इस बात का, क्योंकि देखो सिंपल है, प्रोटेस्ट भी करना है तो देयर इज अ प्रोसेस। आप क्या करोगे? वहां के डीसी को चिट्ठी लिखोगे, भाई फलानी तारीख के फलाना बजे जो है टाइम पे हम लोग 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, हमें कोई जगह एलोकेट करवाओ। वो कहेंगे अच्छा इंडिया गेट पे मत करो यार, वहां पे एक सरकारी फंक्शन हो रहा है, बगल में रामलीला मैदान है, वहां बैठ जाना जाके, जैसे रामदेव ने किया। तो वो आपको जगह देंगे कि यहां नहीं तो यहां, और वो वहां पे अरेंजमेंट करेगी, पुलिस देगी, एम्बुलेंस सर्विसेज देगी कि कुछ मिसहैप हो गया, भगदड़ हो गई तो लोग ना मर जाए। तो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का मतलब है प्रोटेस्ट इज अलाउड, लेकिन प्रोटेस्ट का भी प्रोसेस है, आर्म्ड रेबिलियन अलाउड नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज अलाउड। तो गवर्नमेंट उसकी आजादी देती है, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन बिना सरकार को बताए अचानक से सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट हुए और विद इन नो टाइम लाखों लोग इकट्ठे हो गए। सरकार वाज अनप्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लेकर थ्रेट हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख लोगों ने अचानक, दिल्ली की जनसंख्या मोर देन 2.5 करोड़, उनमें से आप समझो 1 लाख लोगों ने अगर पार्लियामेंट का घेराव कर दिया, तो गवर्नमेंट को तो आपने पैरालाइज कर दिया, गवर्नमेंट को तो आपने जो है अरेस्ट कर लिया एक टाइप से। तो मींस गवर्नमेंट को खतरा है ग्रुप ऑफ पीपल से। अगर आम इंसान, जैसे पार्लियामेंट अटैक हो गया 2001 में, वो क्या है? गवर्नमेंट को खतरा हो गया भाई नॉन स्टेट एक्टर से।
ऐसे ही गवर्नमेंट को खतरा है। जैसे किसान, पंजाब के किसान लाखों की तादाद पे दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, सिंधु बॉर्डर के ऊपर बैठे थे। गवर्नमेंट ने उनको जगह दी, भाई यहाँ बैठ जाओ, अंदर इतनी स्पेस नहीं है। 2-3-4 साल पहले रिपब्लिक डे में वो इंट्रूड कर गए दिल्ली के अंदर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। उस दिन गवर्नमेंट हैवी हैंडेडली वापस आई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अथॉरिटी चैलेंज हो गई है आज। तो जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी डेमोक्रेसी के अंदर, तब गवर्नमेंट का बैकलैश आएगा। तो मींस गवर्नमेंट अपने को बचाती है लोगों से भी, क्योंकि गवर्नमेंट को किससे खतरा? जैसे अब बांग्लादेश में हुआ, गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड, इराक में हुआ, गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड। तो गवर्नमेंट को कौन टॉपल करता है? या मिलिट्री टॉपल करेगी या वहां के लोग टॉपल करेंगे। तो जैसे 1975 इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, इंदिरा गांधी को डर था कि यहाँ के लोग जिनको इतने टाइम से ऑपरेस किया जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, करप्शन इज एट देयर इट्स हाइट, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, दे वांट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट थ्रेट में आ गई फ्रॉम द पीपल। तो वो क्या करेगी? लोग गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे। तो गवर्नमेंट को भी खतरा होता है लोगों से। तो गवर्नमेंट हमेशा, इसलिए धारा 144 लग जाती है कि ज्यादा लोग एक साथ मत इकट्ठे हो, जहां गवर्नमेंट को लगा कि इकट्ठे होकर हम मेरा घेराव कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो है इनसिक्योर फील हो गई। तो दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी। बोथ पीपल एंड गवर्नमेंट शुड फील सिक्योर। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, लिखो, सोशल मीडिया इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर रेडिकलाइजेशन। जितना भी मुस्लिम रेडिकलाइजेशन आज भारत में हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वो बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। क्यों? उससे हेट स्पीचेस, बाहर से डब्ड स्पीचेस, फेक नैरेटिव, वो इंडिया तक पहुंचने लगे। सेम गोज फॉर पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट, पंजाब खालिस्तान मूवमेंट, फेक नैरेटिव। तो वो क्या? सोशल मीडिया से सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए कहीं भी गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया बैन हो जाता है वहां पे, तो इंटरनेट बंद हो जाता है। तो इसलिए तो गवर्नमेंट को किससे खतरा है? रेडिकलाइजेशन से। क्यों? सोशल मीडिया इज द टूल फॉर रेडिकलाइजेशन। सेकंड, सोशल मीडिया इज द टूल फॉर मोबिलाइजेशन। एक बार एक तमिलनाडु के अंदर एक जल्लीकट्टी इवेंट होता है, जिसके अंदर वो जो है बुल को छोड़ देते हैं और बुल लोगों को हिट करता है। उनका एक ट्रेडिशनल टाइम से एक स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसकी वजह से बुल को रेज भी किया जाता है। वो कहते हैं यार हम इसकी वजह से बुल को अच्छा खाना खिला रहे, रेज किया जा रहा है, लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारी कल्चरल एक्टिविटी जुड़ी हुई है। अचानक से एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के संदर्भ में गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और वहां के लोगों की जो है लोकल कल्चरल सेंटिमेंट हर्ट हुआ। लाखों की तादाद में चेन्नई के बीच के ऊपर, जो कि लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, मरियाना बीच, उसके ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, और गवर्नमेंट को उस प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। मास मोबिलाइजेशन हो गया अचानक से सोशल मीडिया की वजह से। तो मीन सोशल मीडिया इज द टूल ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन। तो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है, इसलिए सोशल मीडिया पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोगों को भड़का के सरकार के अगेंस्ट किया जा सकता है। तो वो क्या? सरकार खतरे में आ जाएगी। तो किसी भी वजह से देखो, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने पहले भी बोला कि सारे फैकल्टी लूज टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एज अ इकोसिस्टम को नहीं समझाते। इंटरनल सिक्योरिटी एज अ इकोसिस्टम को समझ जाओगे तो आप सारे टॉपिक की रेलेवेंस, उनका कंटेक्स्ट समझ पाओगे। चलिए जी, तो ये सिंपल समझ आए। तो पीपल एंड गवर्नमेंट बोथ शुड फील सेफ from some of the dimension, like people themselves, non-state actor, state actor, social media, organized crime, terrorism, इन सब से लोगों को भी भय है और सरकारों को भी भय है। तो उन सब की वजह से जो है इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो अब इसी संदर्भ में अभी मोटी मोटी बात बताई, अब लिखने वाली बात जो होती है वो मैं समझाता हूं कि लिखना क्या होता है, कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी है जब आपकी बाउंड्रीज सेफ है। बाउंड्रीज का मतलब है आपका देश, आपकी फौजें क्यों खड़ी है बाउंड्री के ऊपर? वो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज से आपके इंटरनल एरियाज को बचा रही हैं, कि बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो फौज आपकी जो है पैरामिलिट्री हमारे बॉर्डर के ऊपर, भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात है। तो भारत के बॉर्डर के ऊपर ये जो पैरामिलिट्री तैयार है, ये क्या कर रही है? हमारी बाउंड्रीज को, इसको बोला जाता है टू secure your territorial integrity। लिखो, boundaries are safe, internal security is a confidence that our boundaries, आप आराम से सो पा रहे हो क्योंकि आपकी फौजें, आपकी पैरामिलिट्री बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है, तो इसलिए बाउंड्रीज आर सेफ। तो मींस योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज इंटैक्ट। तो बाउंड्रीज जब सेफ है तो इंटरनल सिक्योरिटी है, जब लोग सेफ हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही रन कर रहा है जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। इस बात को समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का क्या मतलब है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी डेमोक्रेसी की है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पीस की है,
आपकी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की है, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में आप कभी भी सेसेशन की बात नहीं कर सकते। सेसेशन का मतलब है आप देश से अलग होने की बात नहीं कर सकते। अगर आप हथियार उठा लो, देश से अलग होने की बात बताओ, देश की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर दो। फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर बहुत सारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर, नक्सल कॉरिडोर के अंदर या रेड कॉरिडोर के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे सरकार भी जाने से डरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखो स्टेट अंडर अ स्टेट, स्टेट अंडर अ स्टेट। when we will create, when any non state actor will create a state under a state, अपना ही साम्राज्य बना लिया देश के अंदर, और वहां के देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की किसी भी तरीके से सॉवरेनिटी नहीं रही है, तो मींस इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो गया। अगर नागालैंड के अंदर वहां पे हमारे सरकारी ऑफिसर आईएएस आईपीएस फौज को जाना अलाउड नहीं है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट क्रिएट हो गया। तो मींस गवर्नमेंट इज नॉट सेफ देयर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सेफ देयर। Our sovereignty, आपके प्रेम्बल के शब्द है ना, we the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign nation। तो अगर आपके देश के अंदर ही आपकी नहीं चल रही है, तो आपकी सॉवरेनिटी तो क्वेश्चन हो गई। तो आपका देश वैसे ही चलना चाहिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, मींस पीस की है, हार्मनी की है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की है, डेमोक्रेसी की है। तो ये वैल्यूज अगर अपहोल्ड नहीं हुई, तो मींस कहीं ना कहीं लोगों को और सरकारों को इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट क्रिएट हो चुका है। क्लियर? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टकाटक रहे, तो मींस इंटरनल सिक्योरिटी है। कंट्री इज एबल टू चेक ऑन करप्शन, करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करप्शन इज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि करप्शन से पैसा इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम है करप्शन, पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को फिर टेररिज्म के लिए, इंसर्जेंसी के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ करप्शन की वजह से हैव एंड हैव नॉट क्रिएट हो जाते हैं। हैव और जैसे जो सारी इंसर्जेंसी का इशू है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया के अंदर, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, जल जंगल जमीन, करप्शन की वजह से लोगों की जमीनें ले ली गई हैं, वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को इनेबल नहीं किया गया है, वहां पे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट नहीं आया है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, और करप्शन होने की वजह से हैव एंड हैव नॉट का डिवाइड बहुत है। लोगों की जंगल को बेच दिया गया है, लोगों की जमीन के नीचे जो माइंस है, उन माइंस को बेचने के चक्कर में उनको डिस्प्लेस किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग मोर मनी। तो यहाँ के जैसे हर साल यहाँ पे करप्शन के इतने केसेस आते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि अगर किसी को पैसा बनाना है तो माना जाता है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर वन ऑफ द वेरी गुड कैडर। क्यों? वहां पे इतना करप्शन है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इतने एक्टिव नहीं है, लोग गरीब हैं, ट्राइबल्स हैं, रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उसकी वजह से वहां पैसा का एक्यूमुलेशन होता है। और इसी करप्शन के चलते जब ये गल्फ, ये डिवाइड, ये चैज़्म और बढ़ जाता है, तो फिर वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो करप्शन, जैसे पंजाब में इट इज द करप्शन इन द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी एंड एट द पॉलिटिकल लेवल, जिसकी वजह से इतना ड्रग का नेक्सस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से पूरा यूथ खत्म हो गया है, इकोनॉमी पैरालाइज हो गई है, और उसकी वजह से आज की डेट में नार्को बेस्ड टेररिज्म हमें देखने को मिलता है। तो करप्शन इज वेरी वेरी फॉर्मिडेबल एंड फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए करप्शन भी रोकना सरकारों का काम होता है, क्योंकि इससे इन फ्यूचर इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस बिल्ड हो सकते हैं। ऐसे ही तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि हमारी बॉन्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हमारे लोग सेफ हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पे चलता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक चल रहा है, कंट्री के अंदर करप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, और गवर्नमेंट मशीनरीज वर्किंग इज गवर्निंग अंडर द रूल ऑफ लॉ। तो जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसी के मुताबिक हमारे सारे कामों को किया जा रहा है। तो दिस इज द एंटायर कंटूर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो यही इंश्योर करना सरकारों का काम है। इसको इंश्योर करने के लिए अलग तरीके सरकार अपनाती है, जिसको हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। होपफुली यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर है, राइट? अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर, जो कि चाणक्य नीति हम जिसको बोलते हैं, तो कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट के ऊपर अर्थशास्त्र के अंदर बहुत डिटेल में चीजों को लिखा है। तो वहां से एक रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव, कि पेपर में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है कैटेगरीज बताइए कि कैसे उसने बोला था कि कितने प्रकार के थ्रेट्स पैदा हो सकते हैं, वो नहीं पूछेंगे बस, बट फॉर द सेक ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौटिल्य ने 4 बात बोली। कहते हैं एक स्टेट को, एक राज्य को कहां से खतरा है। सबसे पहला, राज्य को खतरा है बाहर से, एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब है
कि आक्रमण ही कर दिया पाकिस्तान ने, आक्रमण ही कर दिया चाइना ने, बांग्लादेश ने, हमें एक्सटर्नल थ्रेट की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो एक्सटर्नल थ्रेट हो गया। इसी के साथ साथ इंटरनल थ्रेट है, जैसे मैंने भी सारे बोला। इंटरनल थ्रेट कैसे? नक्सलिज्म है, द्रविडियन मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, एनएससीएन क्या है ना, एनएससीएन जो कि नागा काउंसिल है, उनकी वजह से जो थ्रेट हो रहा है ना, लिट्टे का इंडिया को, इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया को उतना मुद्दा नहीं था, श्रीलंकन इशू था, वो इंडिया में स्पिल ओवर उसके आगे थे, अदरवाइज उतना इंडिया के लिए मुद्दा नहीं था। तो ये जो इंटरनल सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। ऐसे ही कम्युनल वायलेंस हो रहा है, लोगों को भी थ्रेट हो गया, कम्युनल वायलेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी। टेररिज्म हो गया, टेररिस्ट ने एक बॉम्ब फोड़ा, उस बॉम्ब में 4 लोग मरे, लेकिन 40 करोड़ लोगों के मन में भय का एक एनवायरमेंट पैदा हुआ, एक साइकी पैदा हुई, सरकार के मन में डर बैठ गया। टेरर का मतलब होता है भय पैदा करना। तो 4 लोग जो मरे, जैसे पुलवामा के अंदर फौजी जो है शहीद हुए हमारे, ऐसे ही पठानकोट के अंदर फौजी शहीद हुए, उनकी संख्या तो कम थी, लेकिन उसका जो स्पिल ओवर है आज तक हमारे दिमागों में है, आज तक हमारे दिमागों में भय का एनवायरमेंट है। कश्मीर में जो लोगों को मारा गया, टेरर अटैक था कश्मीर में, अभी जो पहलगांव में लोगों को मारा गया, उसकी वजह से आज लोग कश्मीर जाने में डरते हैं, टेरर भय। तो ऐसे ही इंटरनल थ्रेट्स हैं, टेरर इज अ इंटरनल थ्रेट, ये एक साइकोलॉजिकल है। जितने लोग मरते हैं उससे कई करोड़ लोग है ना, कई गुना लोग उससे जो है भयभीत हो जाते हैं, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी, यही है। तो इंटरनल थ्रेट बहुत सारे हैं। अब ये तो 2 वर्ड जो है बहुत विजिबल है। तीसरी चीज है इंटरनल एडेड एक्सटर्नल थ्रेट, अंदर से बाहर, जैसे आपका दुश्मन बाहर बैठा, पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वहां के नॉन स्टेट एक्टर बैठे हैं, आपके घर के दुश्मन बाहर के दुश्मन को जो है इंफॉर्मेशन लीक करें। जैसे कितने सारे अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर कितने सारे जो हैं ये ब्लॉगर्स को पकड़ा सरकार ने, ये क्या करते हैं पाकिस्तान में 50-50, 100-100 रुपए में जो है इंडिया की इंफॉर्मेशन जाके, वो कहते हैं एक काम करो, वहां पे एक छावनी है अंबाला में, एक बार ना जरा सा उसका एरियल ड्रोन है आपके पास, एक बार एरियल व्यू देख के हमें भेज दो वीडियो, बिक गए 100-100 रुपए में लोग। तो क्या हुआ, अंदर से हमारे खुद के बेवकूफ लोगों ने हमारी इंफॉर्मेशन को बाहर भेज दिया। तो हमारे लोगों ने इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से आपके दुश्मन को जो है इंफॉर्मेशन लीक कर गई, विभीषण टाइप कंडीशन। तो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एडेड इंटरनल थ्रेट, बाहर से हथियार आए, बाहर से आइडियोलॉजी आई, बाहर से सोशल मीडिया, मैं जब सोशल मीडिया पढ़ाऊंगा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें कि कैसे ऑपरेट हो रही है, कैसे आईएसआई इस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट में इतना ज्यादा पैसा पंप इन कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स पंप इन कर रही है, इंटेलिजेंस पंप इन कर रही है, जस्ट टू डिस्टेबलाइज द पंजाब। कुछ क्या मिलना है, क्योंकि एक ऑपरेशन 19 आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 द पाकिस्तान हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि वो इंडिया को कन्वेंशनल वॉरफेयर में कभी भी नहीं कम्बैट कर सकता, नहीं हरा सकता। उनको समझ आया, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली ऑपरेशन रेजर। उस ऑपरेशन रेजर के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया है कि इंडिया में उसी ऑपरेशन रेजर के अंदर कि इंडिया के अंदर उनको समझ आ गया वी आर गोइंग टू हैव, वर्ड लिख सकते हो प्रॉक्सी वॉर, PROXY। तो एट प्रेजेंट आज के डेट पे दुनिया में कन्वेंशनल वॉरफेयर बहुत रेयर है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में जो टसल हुआ है वो 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, डेटरेंट काम करता है कि दोनों डरते हैं एक दूसरे पे अटैक करके कहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना फेंक दे, तो ये डेटरेंट का काम करता है। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर इज वेरी वेरी रेयर इन टुडे सिनेरियो। तो दूसरा क्या वॉरफेयर होगा कि आपके प्रॉक्सी वॉर होंगे। वो क्या करेंगे, अच्छा 4 टेररिस्टों को ट्रेन किया, भारत में इंसर्जेंट बना के भेज दे, जाके वहां पे जो है लोगों को मारो, बम फोड़ो। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर क्या किया, ड्रग्स, पंजाब के अंदर क्या किया, ड्रग्स भेज दिए, आइडियोलॉजी दी, हथियार थोड़ी भेजे, किसी ने यहाँ पे कोई किलिंग नहीं है, हथियार नहीं भेजे, आइडियोलॉजी भेजी है। तो ट्रेंड करके लोगों को खालिस्तान मूवमेंट की बात करना, बाहर उनको ट्रेन करना। तो एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट, ड्रग टेररिज्म है ना, आइडियोलॉजिकली लोगों को रेडिकलाइज कर देना। और जितना भी कश्मीर इंसर्जेंसी है वो सारा इसी की वजह से हुआ, जितना भी पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी इसकी वजह से हुआ। तो ये जो एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट है, जैसे म्यांमार हैड बीन अ कैंप फॉर ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न मिलिटेंट इन म्यांमार, बांग्लादेश हैड ऑलवेज बीन द कैंप। 1971 में बांग्लादेश इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे काबू ही नहीं आ रहा था कि सारे टेररिस्ट ट्रेंड होने बांग्लादेश में जा रहे हैं, बॉर्डर्स वर पोरस, तो इजीली इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इजीली एक्सचेंज ऑफ पीपल हो रहा है, और उसकी वजह से ट्रेनिंग के कैंप बांग्लादेश में, उन कैंप में लोग ट्रेंड हो रहे हैं और आके इंडिया में बम फोड़ रहे हैं। सेम ऐसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले कितने सारे ऑपरेशन किए म्यांमार के अंदर, कितने सारे ऑपरेशन किए पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उरी मूवी भी है, कितने सारे ऑपरेशन किए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इतने सारे मिलिट्री कैंप, सो कॉल्ड मिलिट्री कैंप, जहां पे मिलिट्री ट्रेंड कर रही है वहां की,
है ना, इंसर्जेंट्स को, टेररिस्ट को, तो उन सबको खत्म किया हमने, तबाह किया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। तो ये होता है एक्सटर्नली एडेड। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ड्रेडफुल है दैट इज एक्सटर्नली एडेड, कि पाकिस्तान को अपने पाकिस्तानी भेजने की जरूरत नहीं, टेररिस्ट इंडिया में हथियार भेजे जाते हैं, पैसा भेजा जाता है, इंडिया के लोगों को वहां बुलाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और वापस इंडिया में भेज दिया जाता है। उनको इंडिया के मुसलमानों से कोई मोह नहीं है, वो मरे तो मरे, उनका एजेंडा फुलफिल हो रहा है। मींस ब्लीडिंग, लिखो पॉलिसी का नाम जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, ऑपरेशन रेजर, है ना। इस ऑपरेशन रेजर के अंदर क्या पॉलिसी है? ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि इंडिया को इतने घाव देने हैं कि ब्लीड आउट हो जाए। कैसे? फेक करेंसी भेजो, इकोनॉमी पैरालाइज कर दो, इनकी करेंसी खत्म कर दो, है ना, ड्रग्स भेजो, नस्ल खत्म कर दो, टेररिस्ट को भेजो, टेरर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, प्रॉक्सी वॉर, आइडियोलॉजी कि बोलो कि हमें अलग स्टेट चाहिए। तो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इनको इजीली गैल्वेनाइज किया जा सकता है। वही काम इस टाइम पे एक्सटर्नल स्टेट्स करें कि हमारे जितनी भी डिस्टर्ब स्टेट है कौन से हैं? बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, कश्मीर बॉर्डर, पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर। तो ये बॉर्डरिंग स्टेट को इजीली गैल्वेनाइज किया जाता है। तो दे यूज रिलीजन एज एन आइडेंटिटी, कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी इज ग्रेटर देन योर नेशनल आइडेंटिटी। इफ यू आर अ मुस्लिम is having a deeper identity than having an Indian. Khalistani is having a deeper identity than having a nationalist Indian. तो उससे क्या हो रहा है कि इस तरह की आइडियोलॉजी को पुश किया जाता है, एजेंडा पुश किए जाते हैं, और जिससे एक इनसिक्योरिटी का एनवायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इस चीज को समझेंगे। तो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ एरियाज में पढ़ना है, हमें एक्सटर्नल थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं पढ़ना, फौजों से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारा डोमेन का पार्ट नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालती है। हमारे अंदर जो डोमेन आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसको अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। राइट? हाँ बिल्कुल, स्लीपर सेल जैसे सुखविंदर ने बोला। चलिए, अब चैलेंजेस क्यों हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, कि क्या क्या रीजन है इंटरनल सिक्योरिटी। अभी हमने पढ़ा कि भाई लोगों को भय का एनवायरनमेंट महसूस हो रहा है, सरकारों को भय का एनवायरनमेंट महसूस हो रहा है। तो ये जो सारा इनसिक्योरिटी का एक एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट हो गया, ऐसा क्यों होता है? चलिए, सबसे पहले भारत के अंदर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब है, जैसे एग्जांपल दूंगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारा पहला टॉपिक भी है, इसी के साथ अब सिलेबस लिंक हो जाएगा। अब आपको समझ आया ना सिलेबस ऐसा क्यों है? सिलेबस है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि अगर डेवलपमेंट नहीं करी है ना ये आईएएस ऑफिसर ने और ये ब्यूरोक्रेट्स ने, ये पॉलिटिशियंस ने, जो कि ऑलमोस्ट करप्ट ही इंडिया के अंदर, तो इन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो सोशो इकोनॉमिक अनइंक्लूसिव ग्रोथ होगी, करप्शन होगा, पॉलिटिशियन के पास बहुत पैसा है, ब्यूरोक्रेट के पास बहुत पैसा है, कैपिटलिस्ट के पास बहुत पैसा है, बाकी सब जो है एवरेज मिडिल क्लास हम जैसे आप जैसे लोग हैं। तो मींस क्या? सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन फ्यूचर हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हम हथियार उठाएंगे और इंटरनल सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देंगे, आर्म्ड रेबिलियन कर देंगे। तो मींस चैलेंजेस क्यों है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू क्यों है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, डेप्रीवेशन है, सामाजिक तौर पर डेप्रीवेशन है, इकोनॉमिक तौर पर डेप्रीवेशन है, अपॉर्चुनिटीज की डेप्रीवेशन है। तो उससे क्या होगा कि लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और उससे वो हथियार उठाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट होंगे एंड इंसर्जेंट बनेंगे। तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो पंजाब में इस टाइम पे आपको देख ही रहा है कि अच्छा किसी भी जगह पे अगर लोगों के पास पैसा है, रोजगार है, बिजी है, कौन हथियार उठाएगा जाके? हथियार क्यों इतना खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ा है? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेप्रीवेशन, सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का अभाव होना। तो ये हमेशा फ्लेयर करेगा इंसर्जेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस को इन फ्यूचर डेवलप होने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड ले डाउन करेगा। क्लियर? सेकंड, फिशर्स इन दिस सोसाइटी। फिशर्स का मतलब है गैप्स। अगर सोसाइटी में गैप है, कम्युनल वायलेंस की यहां पे बात है कि अगर सोसाइटी के अंदर दो कम्युनिटी है, जैसे हिंदू और सिख कम्युनिटी बहुत इंटरमिंगल्ड है, कि बहुत हिंदू जो है गुरुद्वारे जा रहे हैं, गोल्डन टेंपल को टेंपल बोला जा रहा है, लोग नैना देवी जा रहे हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं सिखिज्म के वो सारे आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, और वहां पे हिंदू बहुत ज्यादा मेजोरिटी में जा रहे हैं। तो दोनों बड़ी क्लोजली निटेड कम्युनिटी है। लेकिन क्या होगा, इस क्लोजली निटेड, ये तो क्लोजली निटेड है, लेकिन इस्लामिक तो क्लोजली निटेड नहीं है, तो उनके तौर तरीके अलग हैं। तौर तरीके अलग होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के तौर तरीके के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना होना, फिशर्स इन दिस सोसाइटी, गैप्स इन दिस सोसाइटी। तो एक दूसरे के तौर तरीके अलग होना बिल्कुल जायज है, लेकिन एक दूसरे के तौर तरीके अलग होने के बाद अनएक्सेप्टेड होना, उसकी वजह से फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं, गैप क्रिएट होते हैं। वो गैप को एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा। वो ऐसी भड़काऊ स्पीचेस, जैसे आप कई सारी जगहों पे देखोगे ओवैसी ब्रदर्स की भड़काऊ स्पीचेस देखने को मिलेगी। कई जगह हिंदू लोग भड़काऊ स्पीचेस दे रहे होते हैं, हिंदू पॉलिटिशियंस,
जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है। क्यों? वोट बैंक। वोट बैंक मींस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब से डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपना नेता चुनने का राइट मिला, आप मेरे को वोट किन ग्राउंड पे दोगे? या तो मैं आप जैसा दिखता हूं, है ना, मैं आप एक अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति आएगा, वो पंजाब में आके एमएलए का इलेक्शन खड़ा हो जाए, आप उसको कभी नहीं जिताओगे। क्यों? वो रेशियली आपके जैसा नहीं है, वो लैंग्वेज में आपके जैसा नहीं है, वो कल्चर में आपके जैसा नहीं है, वो रिलीजन में आपके जैसा नहीं है, वो कास्ट में आपके जैसा नहीं है। तो हमारी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मैच ही नहीं किए। जब मैच नहीं किए तो आपने कभी वोट नहीं दिया उसको। तो इसलिए हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, वोट मांगने के लिए कुछ कॉमन आइडेंटिटी चाहिए। तो आप मेरे को वोट दोगे क्योंकि मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हो, और आपका हिंदुत्व जितना जागृत होगा उतना आप मुझे वोट दोगे। सेम गोस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम को क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि वो मुस्लिम है। तो इसलिए ये सोसाइटी के फिशर्स हैं जिसको पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दे ऑलवेज कीप ऑन मेंटेनिंग दिस गैप, क्योंकि जिस दिन ये गैप खत्म हो गया, दो कम्युनिटीज में वोट मांगना मुश्किल होगा। तो कम्युनिटीज को कंसोलिडेट किया जाता है हमेशा कास्ट लाइन के ऊपर। यूपी में वोट किस पे होते हैं? कास्ट लाइन पे। बिहार पे वोट किस पे होते हैं? कास्ट लाइन पे। तो क्यों वहां पे यादव जीत रहे हैं यूपी और बिहार में? क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो फिशर्स इन दिस सोसाइटी जितना ज्यादा होगा उतना सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। एंड सेक्टेरियन, ये वाइस वर्सा है, विशेष सर्कल है। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स ऑलवेज मेंटेन द फिशर्स इन दिस सोसाइटी। बात हुई सिंपल। तो इसलिए क्यों इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस है? क्योंकि सोसाइटी, इंडिया लिखो, इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। क्यों? यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सोसाइटी इज यूनिफॉर्म। वहां पे कास्ट के लाइन पे वोट नहीं ले सकते सारे की कास्ट के, वहां भाषा के आधार पे नहीं ले सकते सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहां पे धर्म के आधार पे नहीं बोल सकते क्योंकि लार्जली लोग बोलते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, वी बिलोंग टू नो रिलीजन, और सम ऑफ देम से वी आर जो है क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करिए। अब जाके मुस्लिम्स भी बढ़ गए क्योंकि एशियंस एंड अफ्रीकन चले गए तो मुस्लिम की बढ़ गए, लेकिन संख्या फिर भी कम है। तो किसी भी लाइन पे वोट नहीं मांग पा रहे लोग, जो है कास्ट लाइन पे नहीं मांग पा रहे, रिलीजन के लाइन पे नहीं मांग पा रहे, लिंगुअल लाइन पे नहीं मांग पा रहे, रेशियल लाइन पे वोट नहीं डाल पा रहे, तो वो किसके नाम पे वोट डालेंगे? डेवलपमेंट के नाम पे। तो इसलिए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में डेमोक्रेसी देना बहुत खतरे का सौदा होता है। इसलिए ब्रिटिश कभी डेमोक्रेसी नहीं देते थे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, उनको पता था ऐसा होने वाला है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश की नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। वी हैव ऑलवेज क्रिएटेड द डिवाइड इन द सोसाइटी टू रूल, राइट? तो इसलिए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, फिशर्स इन द सोसाइटी क्रिएट सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये केवल भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी यही है। वहां पर भी जो है इस्लाम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि भाई भारत को इस बार बताएंगे, मेरे को वोट दो, इस बार मैं बताता हूँ, पिछला वाला तो प्रेसिडेंट डर गया, हार गया, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कश्मीर वापस लेकर आऊंगा। वहां पर भी इसी लाइन पे वोट मिल रहे हैं, भारत में भी इसी लाइन पे वोट मिल रहे हैं सरकारों को। थर्ड इज येलो जर्नलिज्म एंड सोशल मीडिया। येलो जर्नलिज्म, चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाना। उससे क्या होता है, चीजों को जब बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो सोसाइटी में फिशर्स को और एक्सप्लॉइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रोड रेज के अंदर दो लोगों की लड़ाई हो गई और एक ने गोली निकाल के दूसरे को दाग दी, एक ने गोली दूसरे को मार दी। न्यूज की हेडलाइन क्या आएगी? अ ब्राह्मण बॉय किल्ड अ दलित बॉय। तो वहां पे तो जब गोली मारी उसने तो ये देख के नहीं मारी दलित था, वहां पे तो रोड रेज है, एंड वाइस वर्सा। तो हमेशा येलो जर्नलिज्म क्या करता है? सेंसेशंस क्रिएट करता है और हमेशा ऐसी न्यूज देता है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप कभी भी हमारे न्यूज चैनल के अंदर जो टोन होता है चैनल, जैसे पहले DD1 की न्यूज आती थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पूरे देश में आग लगी, उनका टोन का टेम्परामेंट एक ही होता है। लेकिन आज की डेट में कोई छोटा सा भी इवेंट है, चीख चीख के गले फाड़ के और फेफड़े फाड़ के बातें बताते हैं। येलो जर्नलिज्म की चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, जो सच है वो ना दिखाना। तो येलो जर्नलिज्म क्या करता है? टू मेंटेन द फिशर इन द सोसाइटी, वो न्यूज दिखाएगा जो सनसनी होगी, वो सही और गलत का कोई लेना देना नहीं उनका। तो इस तरह का इवन प्रिंट मीडिया, आप कभी भी अखबार उठा के देख लो, प्रिंट मीडिया भरा हुआ है येलो जर्नलिज्म से। आपके सारे तथाकथित जितने भी पॉपुलर न्यूज चैनल हैं वो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। येलो जर्नलिज्म का मतलब है चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाना। तो उससे क्या होता है? हमेशा पीस एंड डिसहार्मनी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इसको बोला जाता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है और हमेशा, लिखो, हमेशा किसको डिवाइड कर रहा है? कम्युनल डिवाइड, भय का माहौल पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, मोबिलाइजेशन का काम कर रहा है, कंसोलिडेशन का काम कर रहा है और रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा है येलो जर्नलिज्म। एंड सोशल मीडिया तो कर ही रहा है, मैं बता ही रहा था। जैसे बहुत सारे, मैं पढ़ाऊंगा इसको, रोल ऑफ सोशल मीडिया को ना, जिसमें बुरहान वानी जो है टेररिस्ट, आजकल इंडियन टेररिस्ट आउटफिट क्या कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर बैठे हुए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठे हुए, नक्सल ग्रुप के अंदर बैठे हुए, अपने अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट बना रखे हैं, हथियारों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं,
यूथ उनसे अट्रैक्ट हो रहा है। 18-19 साल के बच्चे को क्या चाहिए? हथियार, क्योंकि उसको पावर का सिंबल है हथियार। तो वो इस तरह की फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। तो सोशल मीडिया से क्या हो रहा है? रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट की एक जो ड्राइव है अब वो सोशल मीडिया के थ्रू चल रही है। तो मींस सोशल मीडिया इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया चीजों को बड़ा चलाकर फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि मैं आपको है ना ऐसे स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ पे वीडियो तो नहीं चला सकते, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें फेक नैरेटिव चल रहा है पूरी तरीके से कश्मीर वैली के अंदर कि ये कर दिया सरकारों ने आपके अगेंस्ट, हिंदुओं ने ये कर दिया आपके अगेंस्ट, अब आपका टाइम है हथियार उठाने का। अब कौन जाके अगर मैं किसी बात को पूरे जो है कॉन्फिडेंस से अनपढ़ लोगों के आगे बोल रहा हूं, उनके लिए तो मैं ही इस टाइम पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हूं, और मैं क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनका एक रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर हूं। तो मैंने जो बात बोली उनके दिमाग में वो ज्यादा अंदर तक जाएगी। तो इसलिए सोशल मीडिया ये काम करता है, रेडिकलाइजेशन। येलो जर्नलिज्म ये काम करता है, रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन, एंड इट विल ऑलवेज मेंटेन द गैप इन द सोसाइटी, रेदर it will create the gap in this society, it will widen the gap in this society। तो सोशल मीडिया एंड तथाकथित आजकल जो चैनल है ना, वो सब इस टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट बन के सामने आ गए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हम इंटरनल सिक्योरिटी से इसलिए परेशान है, हमारे आसपास के नेबर जो हैं हॉस्टाइल हैं। हॉस्टाइल का मतलब है हमारे विरोध में है, रोग हैं, डिसऑनेस्ट। रोग का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। वो खुद प्रयास करें भारत को डिस्टर्ब करने की, जैसे हथियारों का भिजवाना, इन्फिल्ट्रेटर्स का भिजवाना, पैसे का भिजवाना, रेडिकल आइडियोलॉजी को देना। जैसे बहुत सारे जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर पढ़ाऊंगा मैं सारे ना, तो ये सारे जो जैश ए मोहम्मद है ना, लश्कर ए तैयबा, ये क्या कर रहे हैं? रेडिकलाइज आइडियोलॉजी, इंडिया के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का काम करे। तो रोग नेबर्स है, तो ये और भड़काने का काम करे। चाइना और भड़काने का काम कर रहा है, आईएसआई और भड़काने का काम करे, बांग्लादेश और खराब काम कर रहा है कि अपने देश में तो जो है बेड़ा घर कर ही दिया, उसके स्पिल ओवर चाहता है कि भारत तक भी आए। तो भारत का इसलिए डेवलप करना मुश्किल है क्योंकि एक तो अंदर समस्या इतनी ज्यादा, और आपके आसपास ऐसे हॉस्टाइल नेबर बैठे हुए हैं जो डेलिबरेटली चाहते हैं कि भारत विकसित ना हो पाए, डेवलप ना हो पाए, उलझा के रखें, पैसे को खर्च करवाएं, कंसंट्रेशन को खर्च करवाएं, फोकस को खर्च करवाएं, ताकि वो अपनी इंटरनल डेवलपमेंट में आगे ना निकल जाए। तो आपके आसपास ऐसे नेबर बैठे, तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंज है? आपके वहां सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अनइंक्लूसिव ग्रोथ है, आपके वहां सोसाइटी में गैप है, उस गैप को सेक्टेरियन पॉलिटिक्स द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा और प्रभावित किया जाता है, येलो जर्नलिज्म द्वारा। अगर इंडिया एक यूनिफॉर्म सोसाइटी होती, डाइवर्स एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी नहीं होती, सोशल मीडिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, सेक्टोरियन पॉलिटिक्स नहीं होती। तो ऑलरेडी आपकी सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है, अनइंक्लूसिव ग्रोथ है, करप्शन है कंट्री के अंदर, तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो जितना भी जो अब सिलेबस है उसको देखो, वो इसी के अराउंड निटेड है। क्लियर? अब देखो, ये सब मुद्दा था आपके जो है ऑलरेडी नेबर बेकार थे, आपके अंदर सोसाइटी के अंदर लोग भी जो है हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं आपको, साथ में आपके बॉर्डर अच्छे नहीं है, आपके बॉर्डर पोरस हैं। अभी सर बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, आपकी बॉर्डर से हथियार आ रहे, आपकी बॉर्डर में डिफेंस फोर्सेज जो है करप्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ड्रग्स कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से। डिफेंस फोर्सेज कौन है? बीएसएफ। तो अगर आपके डिफेंस फोर्सेज करप्ट हैं, आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं, तो क्या हो रहा है? पूरा जो है इतना बड़ा नेक्सस, ड्रग्स का नेक्सस। अभी किया ना हिमाचल ने 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है क्योंकि वो ड्रग नेक्सस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इस टाइम पे नो ड्रग पॉलिसी इस टाइम पे हिमाचल की सरकार की है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स है, लेकिन पंजाब की सरकार की तो ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक उतना स्ट्रिजेंटली फॉलो नहीं हो रहा है ना, हवाई बातें हो रही हैं, अभी तक भी नहीं कंट्रोल हो पाए ड्रग्स के रैकेट्स। तो मींस क्योंकि आपके बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं और सोसाइटी के अंदर करप्शन है, सिंपल। तो इन दोनों की वजह से ड्रग्स लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं ये सारे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पंजाब के बर्निंग इश्यूज, बॉर्डर मैनेजमेंट, नार्को टेररिज्म है ना, खालिस्तान मूवमेंट, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट इन फ्यूचर आएंगे। करप्शन इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, साइबर टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी का, सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है इस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब पंजाब, जेएनके, इन सब में रेडिकलाइजेशन को करने के लिए। ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स, तो आपके बाहर नेशंस तो खराब ही हैं, वहां पे टेररिस्ट बैठे हुए, वो ग्रुप्स बना के बैठे हुए, और वो इंडिया के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो नॉन स्टेट एक्टर बैठे हुए, आपके आसपास नेशन अच्छे नहीं है, और साथ में आपके बॉर्डर्स अच्छे नहीं है, वहां से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट FICN वो इंडिया में पंपिंग हो रहे हैं,
जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिएट किया जा रहा है, उससे पैसा क्रिएट किया जा रहा है, उस पैसे से टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। तो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएटेड है। तो दीज आर द करंट चैलेंजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। चलिए अब देखिए, ये एक मैप के जरिए मैं इन सारी चीजों को अभी डिपिक्ट करता हूं आप लोगों को। चलिए ध्यान से देखते हैं इस मैप को। अब देखिए, ये जो कश्मीर का बॉर्डर है, अभी बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ना ही हमने, ये जो बॉर्डर है कश्मीर का, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? हिली ये बॉर्डर है सारा। हिली बॉर्डर के अंदर पहाड़ों के ऊपर फेंसिंग करना हो, जहां पे हर साल बर्फ गिर रही है और इतनी भारी बर्फ गिर रही है, वहां पे आपकी तारे क्या कर लेंगी? तारे दब जाएंगी, रस्ट आउट हो जाएंगी, आपके बॉर्डर पोरस हो जाएंगे। जो 1999 का कारगिल वॉर हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है कि उनके इन्फिल्ट्रेटर्स भारत के अंदर आ गए, बर्फ गिर गई, वो यहीं रह गए और उन्होंने वॉर कैरी आउट कर दिया। और पहली बार भारत ने गर्मियों के अंदर वॉर किया, जून जुलाई के अंदर वॉर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल गई और अब इंडिया को प्रिपेयर्ड नहीं था, उनके ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटर्स यहां पे बैठे हुए थे। तो आपके जो पोरस बॉर्डर है, जो मैंने लिखा ना बॉर्डर मैनेजमेंट मुश्किल है, जिसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, वो क्यों मुश्किल है? क्यों? क्योंकि आपके बॉर्डर एरियाज की जो टपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कठिन है ऐसे बॉर्डर को बचा के रखना, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार का बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। क्लियर हुई बात? तो इसलिए जो है कश्मीर के अंदर इशू है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर इशू। अब जैसे पंजाब के अंदर इशू है, पंजाब के बॉर्डर प्लेन एरियाज में बढ़िया फेंसिंग हो रखी है, यहां से कोई घुस नहीं सकता, राजस्थान से कोई घुस नहीं सकता, गुजरात से कोई घुस नहीं सकता। क्यों? प्लेन एरियाज है। प्लेन एरियाज में इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है, फेंसिंग करना आसान है, पेट्रोलिंग आसान है, सर्विलेंस आसान है, पुलिसिंग आसान है। मुश्किल कहां है? इन एरियाज में, जो हिली एरियाज है। इन्हीं हिली एरियाज की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में क्या? मेघालय। मेघालय क्या है? मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी, जैंतिया, वहां से एंट्री हो जाती है। फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम, वहां से एंट्री हो जाती है। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ असम, बांग्लादेश के मार्शी एरियाज, उनकी वजह से क्या होता है? इजीली कोई भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही रन ऑफ कच्छ के अंदर मार्शी एरिया को प्रोटेक्ट करना, जिसको बीएसएफ की एक टुकड़ी प्रोटेक्ट करती है, बहुत कठिन होता है। तो बॉर्डर एरियाज में डिफिकल्ट टोपोग्राफी होने की वजह से भी आपके चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि ये सारे चैलेंजेस हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी के, कि ये सामने समस्या है हमारे को इंटरनल सिक्योरिटी की पैदा हो रही है और क्यों हो रही है, जो कि मैंने बताया। तो ये सारा एक डायग्राम है, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका मैंने नाम भी लिया था, जिसकी एक विंग अब इंडियन मुजाहिदीन बन रही है। ऐसी जैश-ए-मोहम्मद, जो कि बाहर बैठे हैं ना, लश्कर तब सब नॉन स्टेट एक्टर पढ़ाऊंगा इनको डिटेल में। खालिस्तान के मिलिटेंट बाहर से ट्रेंड होके भारत के अंदर आ रहे हैं, आईएसआई सपोर्ट कर रही है पैसे के फॉर्म में, इंटेलिजेंस की फॉर्म में, रिसोर्सेज की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, और यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट कैरी आउट हो रहे, राइट? तो नॉन स्टेट एक्टर भी आपके जो है इस तरह के काम करते हैं। ऐसे मैंने बोला सोशल मीडिया के थ्रू क्या किया जाता है? रेडिकलाइजेशन किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर रेडिकलाइजेशन एंड मास मोबिलाइजेशन। ये अभी दिल्ली प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें लार्ज स्केल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फेस्ड बाय दिल्ली पीपल। और अचानक से पीपल, गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर स्टिफल्ड, और उनका घेराव हो गया और उनकी सुप्रीमेसी, उनकी सॉवरेनिटी क्वेश्चनेबल हो गई। तो मींस इट इज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट विल बी हाईजैक बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाईजैक का मतलब ऐसे नहीं उठा लिया, हाईजैक का मतलब है अगर घेराव हो गया पार्लियामेंट का, अगर घेराव हो गया आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो गवर्नमेंट जो है थ्रेट फील करेगी। तभी कई बार होता है कि लाखों लोग चल पड़े, चलो भाई जो है सीएम निवास को घेराव करें, तो गवर्नमेंट पुलिस उनको रोकती है। क्यों? क्योंकि सीएम इज द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इट इज द सिंबल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर उसको आप घेराव कर दोगे, उसकी अथॉरिटी को हाईजैक करोगे, उसकी सॉवरेनिटी को खत्म कर दोगे, तो वो मींस डेमोक्रेसी का एनिहिलेशन हो जाएगा, वध हो जाएगा डेमोक्रेसी का। इसलिए जो है ये सारे काम, तो सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन का बहुत जबरदस्त टूल है, इसलिए गवर्नमेंट फियर सोशल मीडिया। क्लियर? तो ये सारे जो है हमारे चैलेंजेस थे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्लियर हुई बात? अब मैं सिलेबस को दिखाता हूं सो दैट यू कुड एबल टू रिलेट कि ये सिलेबस अगर ऐसा है तो ये क्यों है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट को आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाए हैं। देखिए
अब डेवलपमेंट नहीं होगी तो एक्सट्रीमिज्म फैलेगा, सिंपल बात। उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया, समाज के लेवल पे, ज्योग्राफिकल लेवल पे समझाया, है ना। जैसे मैंने अलग अलग बताया कि सेंट्रल इंडिया के इस वाले भाग में जहां पे डेप्रीवेशन हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई। कश्मीर में आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, पाकिस्तान पंजाब में आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ को जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप हैरान होंगे, इफ यू हैड बीन टू नॉर्थ ईस्ट, अब जाके रेलवे स्टेशन बनने शुरू हुए, आसाम से शुरू हुए, थोड़ा बहुत अरुणाचल में बने। रेलवे स्टेशन नहीं है, नेशनल हाईवेज नहीं है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट वेरी पैथेटिक लेवल। अदर देन कैपिटल सिटीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र के बराबर वहां पे अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो मींस डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं है तो वो मांगेंगे ही अपना अलग देश। तो जब लोग अपना अलग देश की बात करें, सेसेशनिस्ट की बात करें, देश को तोड़ने की बात करें, और आर्टिकल 1 इंडिया इज एन, मैं भी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं पॉलिटी का, इंडिया जो है एक यूनियन है ना। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल मींस स्टेट की बाउंड्री को लेफ्ट राइट कर सकते हो लेकिन देश को नहीं तोड़ सकते, उसकी अखंडता को नहीं तोड़ सकते। तो मींस एक्सट्रीमिज्म, अगर डेवलपमेंट नहीं होंगे तो लोग एक्सट्रीमिस्ट होंगे, उसकी अखंडता भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, राइट। तो ये इसलिए एक टॉपिक है। एक टॉपिक इसलिए स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर किस तरह से भारत में एक इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आईएसआई इज अ स्टेट, तो वो क्या कर रही है, खालिस्तान मूवमेंट, वो कश्मीर इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रही है, उसमें इंटेलिजेंस दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है, पैसा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। तो स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर जश्न-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, है ना, मुजाहिदीन, ये बाहर से नॉन स्टेट एक्टर हैं जो सपोर्ट करें। ऐसे दुनिया जहां के, ये तो मैंने केवल पाकिस्तान के बनाए, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो यूरोप में बैठे। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉन स्टेट एक्टर में एक एनजीओ होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, रशिया, हम हमारे कुंडाकुलम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु के अंदर है, यूएसए ने वहां इतना पैसा पंपिंग किया विद द हेल्प ऑफ एनजीओज, ताकि मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाए कि ये कुंडाकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट ना लग जाए भारत के अंदर, उनको ना न्यूक्लियर एनर्जी मिले। क्यों? वो कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट की जितने भी फ्यूल था और जितना भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी परचेज की थी वो रशिया से करी थी। दे वांटेड कि अमेरिका से परचेज करो। जो हमारा अब हुआ ना शांति बिल, वो क्या है कि इतना विवश कर दिया यूएसए ने कि हम उसी से न्यूक्लियर फ्यूल परचेज करेंगे क्योंकि उससे उसका पैसा बनता है, उसके कॉर्पोरेट्स का। तो मींस एनजीओज हैड ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ टूल फॉर मास मोबिलाइजेशन, मास रेडिकलाइजेशन। जितने भी मदरसा थे जिनको बाहर से फॉरेन फंडिंग होती थी ताकि लोगों को रेडिकलाइज दिया जाए, हथियार प्रोवाइड किए जाए और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहुंचाया जाए, उनको बंद करवाना शुरू कर दिया। तो नॉन स्टेट एक्टर, तो इसलिए नॉन स्टेट एक्टर इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे मैंने बोला। इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट करते हैं हमारे मीडिया, जिस तरह से इस टाइम पे मीडिया ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनल फीलिंग्स को फ्लेयर कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, राइट। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो इसलिए सिलेबस है साइबर सिक्योरिटी। मैंने समझा कि साइबर सिक्योरिटी की मदद से किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है, हम लोगों के लिए नहीं है। साइबर सिक्योरिटी इज अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैरालाइज किया जाता है, उनके सारे अकाउंट हैक कर सकते हैं, उनकी प्राइवेसी खत्म कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल के, डैम गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल के, इलेक्ट्रिसिटी, पावर ग्रिड्स, ये सब आज की डेट में डिजिटलाइज्ड है। ये सब कुछ खत्म हो सके हैकिंग की वजह से, या रैनसमवेयर या मालवेयर किसी भी तरह के रिलीज किए जा सकते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये पैसा इकट्ठा करने का तरीका है ताकि भारत के अंदर इंटरनल इनसिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को क्रिएट कराया जा सके। और साथ ही साथ अगर हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो हथियार आएंगे, लोग आएंगे, इलीगल माइग्रेशन होगा, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होगा, ड्रग्स आएंगे और उससे इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट भारत के अंदर क्रिएट हो जाएगा अगर बॉर्डर हमारे अच्छे से गार्डेड और मैनेज्ड नहीं रहेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम मैंने बताया है, मल्टीपल टाइप का ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, वो भी मैंने बताया, वो इसलिए जो है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है। तो दिस इज द एंटायर कंटूर एंड एम्बिट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी ये सब होती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि जो हमने शुरू में भी पढ़ा था, फिर बताऊंगा। इंटरनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए, आपका देश आपके हाथों में होना चाहिए। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचा के रखना इज इंटरनल सिक्योरिटी। प्रोटेक्टिंग नेशनल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी, जैसे ताकि स्टेट के अंदर स्टेट ना बन जाए। अगर भारत की सरकार खुद जाके जो है बस्तर के अंदर नहीं जा पा रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं जा पा रही है, दंतेवाड़ा में नहीं जा पा रही है, तो मींस स्टेट अंडर है, स्टेट बन गया।
तो मींस आपकी इंटरनल सॉवरेनिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्वेश्चनेबल हो गई है कि आपकी आपके देश के अंदर नहीं चल रही। टू मेक स्टेट अंडर अ स्टेट, कि आपने अपना राज्य अपने ही देश के अंदर बना दिया और वहां आपके देश की सरकारों की चल नहीं रही है, आपके एमएलए एमपी की कोई नहीं चलती है वहां पे, आपके आईएएस आईपीएस की नहीं चल रही है, आपकी मिलिट्री उसको एक्सेस नहीं कर पा रही, तो मींस स्टेट अंडर अ स्टेट। तो आपने बाहर से भी अपने देश को बचाना है और ये भी इंश्योर करना है कि अंदर ही कोई अपना देश बना के ना बैठ जाए, राइट। जो निजाम ऑफ हैदराबाद करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें स्टेट अंडर अ स्टेट ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट मेंटेन डोमेस्टिक पीस। अगर आपके देश में पीस है तो उससे क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भय नहीं होगा। पीस होगी तो मेरे को भय नहीं है कि भाई कोई मुस्लिम आके मेरे को मारेगा, कोई खालिस्तानी है वो मेरे को आके मारेगा। तो पीस का एनवायरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अपहोल्ड हो रहा है, तो मींस इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन है अगर रूल ऑफ लॉ है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है। नहीं तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर उनको लगेगा कि जुडिशरी और गवर्नमेंट टारगेटेड किलिंग कर रही है या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार के अगेंस्ट आंदोलन छेड़ देंगे और हथियार उठा लेंगे। तो मींस क्या होगा, इंटरनल इनसिक्योरिटी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंटेन रहे, कम्युनल हार्मनी रहे, है ना, पीस एंड ऑर्डर देश में रहे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रहे, इंटरनल सॉवरेनिटी रहे। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के जो है एम्बिट होता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो कम्युनल हार्मनी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है। लास्ट पोर्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड लेवल पे। तो इंटरनल सिक्योरिटी के क्या एस्पेक्ट हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे ध्यान देना, अनइंक्लूसिव ग्रोथ ना होने देना, पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी पॉलिटिकल लेवल पे सेक्टेरियन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, फेवरिटिज्म नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों को इनजस्टिस होगा, अनजस्ट फील करेंगे वो और उसके बाद वो हथियार उठाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सामान्य दृष्टि से लॉ को एनफोर्स करे और मेक श्योर कि लॉ एनफोर्स हो। अगर गवर्नमेंट या पुलिस या पैरामिलिट्री कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड दिखाती है तो धीरे धीरे चीजें बॉयल अप होंगी और एक दिन चीजें आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर बड़े बड़े इवेंट जो है आपको झेलने पड़ेंगे, जो कि इंडिया के बड़े बड़े पार्ट में देखने को मिले, जिसका एग्जांपल भी विद पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नेंस आपका गुड गवर्नेंस होना चाहिए, सेंटर और स्टेट का हर चीज में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए ताकि किसी भी चीज को टाइमली मैनर पे, स्ट्रिच एंड टाइम सेव्स नाइन, टाइमली मैनर पे जो है आप उसको मैनेज करें। बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी हो, साइबर सिक्योरिटी अच्छी हो, इंटेलिजेंस अच्छी हो, तो अगर ये सब करोगे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं। दिस इज द प्रोसेस। पीछे मैंने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, ये है कैसे करना है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। जो हमने लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर कब होगा, जब आप अच्छी गवर्नेंस दोगे, जब आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जब आपकी जो है सरकार के लोग जो है सो नहीं रहे, जब आपकी पुलिस सो नहीं रही है, लॉ एनफोर्समेंट पूरी शिद्दत से किया जाए तो मींस सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे हैं हाउ, वो था क्या करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, ये है कैसे करना है, ऐसे करना है, राइट। तो दिस इज द एंटायर कंटूर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर हुई बात।